केमिस्ट्री चैनल। हम 10th यूनिट कर रहे हैं हमारी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। जैसे कि हमने हेलो एल्केन्स में देखा कि हेलो एल्केन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे, है ना। अब हेलो एरिन्स भी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे? और नहीं करेंगे तो किस तरह करेंगे? और एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स हम देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या रहेगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम। हेलो एरिन्स का मान लिया हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं हेलो एल्केन का CH3CH2Cl। ठीक है, ये हो गया हेलो एल्केन, ये हेलो एरिन्स। हमने क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पता करना है कि हेलो एल्केन जो है ये, इसका तो हमने देख लिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से शो करते हैं, उनका मैकेनिज्म भी देख लिया था हमने SN1 एंड SN2। लेकिन जो हेलो एरिन्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होंगे? लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, वो किस लिए होते हैं वो रीजन हम देखते हैं। देखो इसको मैं रब कर देती हूँ। जो हेलो एरिन्स है यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट होता है और आपको पता है क्लोरीन पर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब ये लोन पेयर जो है यहाँ पर मूव करेंगे और ये जो बॉन्ड है ये लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फिनोमेना शो करने वाले हैं रेजोनेंस। आपको 11th क्लास में आपने किया होगा तो आपको याद होगा, नहीं है तो आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शुरू हो गया या डबल बॉन्ड बन गया, इसका इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर की फॉर्म में आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ, ये बॉन्ड एज इट इज है और ये वाला बॉन्ड एज इट इज है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या बनाएगा, लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से हम इसको मूव करते जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव की फॉर्म में है, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है, ये डबल बॉन्ड लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ आ गया है और ये डबल बॉन्ड एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, ये डबल बॉन्ड के लोन पेयर और विद नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ हमारा Cl पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पर आ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट, यहाँ Cl वापस इसके लोन पेयर आगे हैं और इसका चार्ज भी खत्म हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम इस स्टेप से पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम क्या है, डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो मूव कर रहे हैं इस रिंग पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इससे क्या निकल के आती है एक बात कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे ज्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूम रहा है इस रिंग में ऐसे, तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और हमने किसका अटैच करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज लेके आता है और इस पे यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको आने देगा कि नहीं देगा ना, रिपेल करेगा। तो इसके रिपल्शन की वजह से एक तो ये रीजन हो जाएगा कि ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, ये तो हो गया नंबर 1 रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो है हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में तो क्या हम देख रहे हैं, देखो CH3CH2Cl
तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, इजीली वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जो हमने मैकेनिज्म में देख लिया। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट रीजन देखो, यहाँ पर हम हेलो एरेंस ले रहे हैं, ये हमने ले लिया हेलो एल्केन्स। अब यहाँ देखो, ये जो कार्बन है जिसपे हेलोजन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं, डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड जहां प्रेजेंट होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर जिसपे कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज जब होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया तो उससे क्या है, आपका बॉन्ड जो है वो क्या, करेक्टर जो है डबल बॉन्ड आने से क्या होता है, बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड क्या है, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड की वजह से क्या होगा, बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो कार्बन CCl बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन होगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेके चलो तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ट्रिपल बॉन्ड। 3 आ गए है ना भाई, 3 बॉन्ड, देन दिस वन है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइज करैक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड टूटना जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो इसकी वजह से क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसको रिप्लेस करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, तो s करैक्टर क्या होगा, यहाँ पर s करैक्टर मोर होगा एज कंपेयर टू दिस वन sp3 है ना। एस करेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा ना। यहाँ पर 100 में से देखो 3 पार्ट्स तो pk है और 1 पार्ट क्या है s का, और यहाँ sp2 है तो 100 में से 2 पार्ट्स pk है और 1 पार्ट क्या है s का। तो s करेक्टर यहाँ पर ज्यादा है। तो s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि ये जो है यहाँ पर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये होल्ड करेगा, क्या करेगा, होल्ड करेगा कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ स्ट्रॉन्ग। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उस पे इलेक्ट्रॉन की पकड़ ज्यादा होती है, यही होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये होल्ड करेगा, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। और ये क्या है, जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो लेस पोलर होगा। क्या होगा, लेस पोलर देन sp3 बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर देखो इस कार्बन का करैक्टर जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, तो ये बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि जितना एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है दूसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वहां पे वो होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इसकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो क्या है कि ये भी नेगेटिव है और ये भी, इसकी नेगेटिव बढ़ रही है, तो ये जो बॉन्ड है वो वीक होगा, या हम कह सकते हैं सॉरी, ये बॉन्ड क्या है, लेस पोलर होगा, पोलराइज कम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो होगा ही लेकिन लेस पोलर होगा। इज इट क्लियर। तो इसकी वजह से, इन रीजंस की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर पाता है इस रिंग पे ज्यादातर। ठीक है, और ऊपर से ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपने बेंजीन रिंग में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं, ऐसे ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, वो इसके ऊपर आके अटैक करेगा, तो कैसे करेगा, है ना। तो वो चीजें हैं। एक और रीजन देखो, हेलो एरेंस जो है हमारे इस तरह से, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक
करेगा इसको रिप्लेस करेगा, तो इससे पहले आपका क्या है, कार्बोकैटायन जनरेट होगा, जैसे हमने हेलो एल्केन्स में किया था। अगर ये इस तरह का जनरेट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल कैटायन। ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों भाई? क्योंकि बेंजीन जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है। इस जो है रेजोनेंस जितना होता है किसी चीज में, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने हम ड्रॉ करते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको पता है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है और ये क्या है, स्टेबल है। और स्टेबल से जब हम इसको अनस्टेबल, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल। तो स्टेबल कोई चीज है उसको हम अनस्टेबल अगर बना रहे हैं तो वो रिएक्शन होनी पॉसिबल नहीं होती है। क्योंकि कोई भी काम जब भी होगा, कोई भी कंपाउंड जब भी रिएक्शन शो करेगा, जो वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसके कंपैरिजन में कोई स्टेबल चीज बनती तो ये बनाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कार्बोकैटायन बन रहा है, ये अनस्टेबल है। तो ये क्यों करेगा भाई, अपने आप को अनस्टेबल क्यों बनाएगा? तो इसीलिए ये क्या है, रिएक्शन नहीं होगी कि ये पहले बॉन्ड टूट जाए और ये कैटायन है। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। तो वो अटैक किस तरह होगा, अगर कोई रिप्लेस करता भी है, इसको रिप्लेसमेंट हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल की इससे रिप्लेसमेंट हो सकती है, वो उसकी कोई कंडीशंस है, किस तरह से वो होगी वो हम देखेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हेलो एरिन्स है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। तो इसका रीजन आप दे सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बता सकते हैं, फिर आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, फिर आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं बॉन्ड जो है CCl बॉन्ड की, फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बता सकते हैं कि बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। थर्ड आप ये नेक्स्ट रीजन ये बता सकते हैं कि इसमें जो है फिनाइल कैटायन बनता है, वो जो है लेस स्टेबल है, वहां पर क्या है, कार्बोकैटायन बनते हैं, वहां पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन या टर्शियरी कार्बोकैटायन भी देखा हमने बनता है, तो वो क्या है, स्टेबल होते हैं, इसलिए वो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये रीजन आप बता देंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ Cl या कोई भी हेलोजन ले लो, आप कोई भी X ले लेते हैं, बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर हमने रिप्लेसमेंट करवानी है तो किस तरह से रिएक्शन होती है। क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन से करवाते हैं एट ए हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जब करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ONA नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सोडियम। और ये फिनोल होता है ना OH, तो इससे बना फिनॉक्साइड, यहां से ये इसको रिप्लेस कर देगा और क्या क्या निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके, तो NaCl निकल जाएगा, एक तो क्या निकल जाएगा NaCl, ठीक है, यहां से, और OH, और यहां पर क्या है OH, दो OH है हमारे पास, एक ऑक्सीजन चला गया यहां से, तो क्या बच गया हमारा वाटर। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्या बनेगा, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। यहाँ पर अगर हम aqueous NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ठीक है, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हम HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा भाई, NaCl तो निकल जाएगा, यहां से Cl, यहां से Na, और O के साथ क्या जाएगा OH, क्या बन गया, फिनोल। तो रिप्लेसमेंट हो गई ना Cl की OH के। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ना होके जो है किस तरह से हुई है, देखा आपने, सोडियम फिनॉक्साइड बना है एक आपका इंटरमीडिएट, और फिर जाके रिप्लेसमेंट हुई है। वहां पर हम सीधा कार्बोकैटायन जनरेट कर देते थे अल्काइल हैलाइड में, और फिर उसका अटैक करवा देते थे, है ना, और या फिर हम इसके एक साथ ही उनको अटैक, इस तरह से बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है, इधर से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, वो है हमने देखा SN2 मैकेनिज्म में, है ना, उस तरह से रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या है, आपका देखा कि आपने पहले हमने सोडियम फिनॉक्साइड बनाना पड़ा, फिर हमने ये बनाया। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आप देखो कि जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन हमने की क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ, तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई
कितना 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डाइल्यूट HCl की में जाके फिर हमारा क्या बना था OH यहाँ पर रिप्लेस हुआ था। ठीक है, ये रिएक्शन हुई थी। अगर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है, चाहे वो जैसे कि NO2 ग्रुप जो है क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये अगर अटैच है तो ये रिएक्शन जो है कम ही टेम्परेचर पर हो जाएगी, 443 केल्विन टेम्परेचर, और NaOH का सॉल्यूशन भी जो है वो लगभग 15%, मतलब इतना लाइट जो है वो सॉल्यूशन होगा, उसी पे ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर यहां पर इसके साथ Cl 2 NO2 ग्रुप अटैच है मान लो इस तरह से, तो और कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगी और डाइल्यूट जो है आपका aqueous जो aqueous NaOH सॉल्यूशन के साथ बहुत कम टेम्परेचर लगभग 368 केल्विन टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाती है। 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर 3 विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है इस तरह से, एक यहाँ पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्पीडली हो जाती है, बहुत कम टेम्परेचर पर डाइल्यूट जो NaOH सॉल्यूशन है उसी के अंदर हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस Cl से OH हमने क्या है रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करके ये बनेगा। समझ आ गई बात? कहने का मतलब ये है कि एक तो ये क्लोरोबेंजीन खाली आपका इस तरह से प्रेजेंट हो तो रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे आप सब्स्टिट्यूट पहले से हो रखा है, मान लो हमने NO2 यहाँ पर अटैच है, तो अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आएगा, है ना। तो ये रिएक्शन जो है और जल्दी हो जाएगी कम टेम्परेचर पे। अगर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो और ज्यादा स्पीडली रिएक्शन होगी, 3 है तो बहुत फास्ट वो रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है। अब देखो इसके लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। OH जब इस पे आएगा अटैक करेगा, मान लीजिए इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया NO2, ऑर्थो पैरा और मेटा किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, वो तीनों का हम देख लेंगे। तो NO2 को मैं खोल के लिख लेती हूँ, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सॉरी O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये है हमारा OH। जब इसको रिप्लेस करना है, OH जब इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा यहां पर इस तरह से, जो है हमने किया था ना SN2 मैग्नीशियम, उस तरह का कर रहे हैं। यहाँ पर Cl है और यहाँ पर आ गया OH, ये इसने रिप्लेस करना है तो हम डायरेक्ट इस पे अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया। जैसे ही ये बनता है आप देखो, अब यहाँ का ये जो बॉन्ड है इस कार्बन के, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा लोन पेयर के साथ, ठीक है। ये NO2 है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका जनरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, ये अब मूव करता जाएगा, ये यहाँ पर मूव करेगा और ये यहाँ पर मूव करेगा। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर OH, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड है ही, और यहाँ पर है आपका दिस वन, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ आया, अब देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पे भी मूव कर सकता है, क्योंकि इसको मूव करने के लिए एक सिंगल डबल बॉन्ड, एक सिंगल फिर डबल ऐसे होना चाहिए। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर आ जाएगा और ये मूव कर जाएगा इस पे। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर OH, ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड N आ गया और यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये वापस यहाँ जाएगा और ये वापस यहाँ पर जाएगा, आगे मूव करता रहेगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे, यहाँ पर आपका N, ये डबल बॉन्ड O आ गया, वापस यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर शुरू हो गया। ये जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज, ये Cl, ये OH। इज इट क्लियर? अब जैसे ये आएगा, फिर ये इसके ऊपर जाएगा और ये अपना क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा।
यहाँ आ गया NO2 और यहाँ आ गया हमारा ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ बच गया OH प्लस Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया। इस तरह से रिप्लेसमेंट हो गई हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने देखा 1 2 3 4 ये कितने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर आगे बने हैं। ठीक है, इस तरह से तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, अब इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप मान लो हमारा रिएक्टेंट है उसके और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखिए ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, एक तो बेंजीन क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर एक और ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन जो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है NO2, इसमें भी गया है वो इलेक्ट्रॉन, है ना, ये देखो यहाँ पर भी मूव किया है उस इलेक्ट्रॉन ने, तो ये एक एक्स्ट्रा जो है क्या बन जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, होगी। तो ये रिएक्शन होगी इस तरह से और फिर हमारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो इस तरह से हम न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बाय अटैचिंग द सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू इट, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने के बाद। अब ये तो हो गया पैरा पोजीशन पे, ऐसे ही आप ऑर्थो के बना सकते हो और मेटा के भी बना सकते हो। आई थिंक आप बना लेंगे सारे स्ट्रक्चर, आप देखेंगे कि ऑर्थो में भी उतने ही आएंगे, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये देखो आपने देखा है कि यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इस कार्बन पे जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तभी वो अंदर गया है। ठीक है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा तभी वो अंदर चला जाएगा, तो इस पे तो आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस पे अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, तो अगर NO2 ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है तो वो NO2 वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, कि NO यहाँ पर तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ से सीधा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रही है। तो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा तो उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कम होगा। कौन सा, वो NO2 वाला। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए नहीं, यहाँ नहीं आएंगे तो वो अंदर कैसे मूव करेगा, वो डायरेक्ट वहां चला गया था। इज इट क्लियर? तो इस वजह से मेटा जो है मेटा पे अटैच होगा तो उसमें प्रोडक्ट के जो रिप्लेसमेंट है वो आपकी इतनी नहीं होगी जितनी ऑर्थो और पैरा पे। वैसे भी जो अगर हम देखें क्लोरोबेंजीन जो हेलो एरिन्स है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, वो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, वो किस तरह रिप्लेस होगी वो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से रिएक्शन क्या है, स्पीड अप हो जाती है और रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? और एक बात की जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज्यादा वो रिएक्शन जो है स्पीड अप होगी। तो इसीलिए देखो हमने देखा, अभी मैंने अपने पीछे दिखाया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था तो वो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही थी थोड़ा, फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो और कम टेम्परेचर लगा, जल्दी हो गई रिएक्शन। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे तो और रिएक्शन स्पीड अप हुई और जल्दी से हो गई, वो सॉल्यूशन के अंदर ही हो गई थी, है ना। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अगर हमारे अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो NO2 हर एक NO2 के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना उसके। तो इस तरह से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो रिएक्शन जो है वो होने के चांस ज्यादा होते हैं, वो रिएक्शन होती है स्पीड अप होती है। इज इट क्लियर? तो इसकी वजह से आपकी वो रिएक्शंस मैंने बताई थी ना, और आपका जैसे कि ये बनाया था हमने, यहाँ पर Cl अटैच है और यहाँ पर NO2 अगर अटैच है तो ये बहुत फास्टली रिएक्शन शो करके रिप्लेस कर देता है क्लोरीन को, क्योंकि इसके NO2 के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके साथ भी बनेगा, इससे तो 3 और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, है ना। ठीक है, मेटा पोजीशन पे होगा तो उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं NO2 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन्स किस तरह से शो करेंगे वो देखेंगे,
और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस होती हैं इनकी, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।